स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। बीपीएससी पीटी 2023 एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनसे संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज इसमें हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्ही हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये है ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी सही होगा। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन ए सही है इसमें। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी सही है इसमें। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। ऑप्शन ई, इसके बारे में नीचे डिटेल से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा इसमें। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये है लोथल। ऑप्शन ए सही है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लोथल। ऑप्शन बी होगा। हड़प्पई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में खोखवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो ये है लोथल। ऑप्शन ए सही होगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो यह है नर्मदा घाटी।
ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में डिटेल से नीचे देखते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये है ऑप्शन यहाँ पे ई सही होगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्बा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बनावली। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह है कालीबंगा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापिट मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये हैं V.A. स्मिथ। बाकी तीनों लोग संबंधित हैं। ऑप्शन इसमें डी होगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में मधोसरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। बोगसकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, और यहाँ पे इस तरफ दिया गया है सूची 1, इस तरफ सूची 2। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 में 9 पाषाण कालीन स्थल और सूची 2 में है इन 9 पाषाण कालीन स्थलों के स्थान कहाँ पर है। यहाँ पे आप इन्हें देख लीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। हम इसे नीचे डिटेल से देखते हैं। तो इस तरफ 9 पाषाण कालीन स्थल है, इस तरफ इन 9 पाषाण कालीन स्थलों के स्थान है। उत्तनूर ये स्थित है तेलंगाना में, चिरांद है बिहार में, गुफकराल है कश्मीर में और पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया गया है। इस तरफ सूची 1 में महाजनपद है, इस तरफ महाजनपदों की राजधानियां दी गई हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं।
तो मल्ल की राजधानी है कुशीनारा, अंग की है चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऑप्शन डी सही होगा। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये किया था रुद्रदामन ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। रुद्रदामन, इनका समय है 130 से 150 ईस्वी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये है गुप्त कला की। ऑप्शन बी सही होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्त कालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्त कालीन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूसवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। ऑप्शन डी सही होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है वैशेषिक। ऑप्शन डी सही होगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ याग्रित क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व भी उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है, तो आप इसे अपने आप से कवर कर लीजिएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी सही है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ये है जमाली। ऑप्शन ए सही होगा। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक
उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है 14 पूर्व, ऑप्शन सी सही है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ऑप्शन सी सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन बी सही है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रारंभ किया। उर्बेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुख के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कसया, मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है बौद्ध की, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह, और दूसरा है सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत है इसमें। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन सी सही होगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये है आत्मदमन, ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी और डी, दोनों सही है। इसके बारे में नीचे डिटेल से देखते हैं। यानी ये पंचम और खष्टम पीढ़ी का है। यहाँ नीचे डिटेल से देखते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था।
इसके बाद इस स्थान पर 2 और ब्रिज रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान ब्रिज जिसे हम देख रहे हैं वह PHB पीढ़ी का वृक्ष है जिसे एलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, तो आप इसे 5वीं पीढ़ी का भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये है आजीविकों ने। ऑप्शन ए सही है। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण, चौपड़ आदि नामक गुफा प्रमुख है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो ये हैं मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटिलपुत्र के संस्थापक थे तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन नीचे देखते हैं। पाटिलपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिलग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटिलपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। यहाँ पे इसे बनवाया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन में नहीं दिया गया ये। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटिलपुत्र को बसाया था? तो यहाँ पे किस राजा ने बसाया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, उदयन। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची दिया गया है, आपको मिलान करना है। सूची 1 में है ताम्रपाषाण का युगीन स्थल और सूची 2 में है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आप इसे देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है इस तरफ, तो अहाल जो है यहाँ पे जो स्थलों की जो नदियां हैं, ये नदी है बनास के किनारे, कायथा है काली सिंध, स्वाल्दा है ताप्ती के किनारे और मालवा है नर्मदा के किनारे। पाटिलपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं स्थूलभद्र। ऑप्शन सी सही होगा। पाटिलपुत्र में प्रथम जैन संगीत सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये है उदयन। ऑप्शन सी सही होगा। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित पाटिलपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये है राजगृह या फिर गिरिव्रज। ऑप्शन सी सही है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटिलपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये है जीवक। ऑप्शन सी सही है। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवित था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेशचंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनका नाम है
हर्यक वंश, ऑप्शन बी सही है। मगध का शासक अजातशत्रु, इनका समय है 492 से 460 ईसा पूर्व, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ये कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है। नेक्स्ट है, सैंड्रोपोड्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये है विलियम जोन्स, ऑप्शन ए सही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोपोड्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूकार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोपोड्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोपोड्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानांपी की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीप वंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ लिया गया। नेक्स्ट है, कालिदास के कुमार संभवन में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो यह है कार्तिकेय की, ऑप्शन बी सही है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवन में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर सूची 1 दिया गया है, इसमें पुस्तकें हैं, और सूची 2 में लेखक है, इनका मिलान करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। इस तरफ पुस्तकें हैं, इस तरफ लेखक हैं। बृहद संहिता के लेखक हैं बराह मिहिर, मूसिका मनसा के हैं अतुला, राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, और विक्रमांक देव चरित के लेखक हैं बिलहड़। तो यहाँ पे इसका मिलान आप स्वयं से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो ये है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी सही है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः यहाँ पे सही विकल्प होगा विकल्प बी। मेगस्थनीज दूत था, तो ये था सेल्यूकस का, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो ये थे बृहद्रथ, ऑप्शन डी सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये जूनागढ़ में है, ऑप्शन ए सही है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन, इनका समय 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो ये बना है पल्लव, तमिलनाडु। किस वंश ने किस राज्य में बनाया है? पल्लव वंश ने बनवाया था तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है। इस तरफ लेखक है, इस तरफ पुस्तकें हैं।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बारे में नीचे देखते हैं। कौटिल्य कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, पढ़नी की है अष्टाध्यायी, कामंदक की है नीतिसार और कालिदास की पुस्तक का नाम है कुमार संभव। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह है खारवेल। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कलिंग का चेदिवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुंबद से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुंबा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो यहाँ पे इसमें से किसी भी वंश से नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे ई होगा। कलिंग के चेदि राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुंबा अभिलेख में है। यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था इसमें चेदि राजवंश से, तो यहाँ पे महामेघवाहन वंश और चेद राजवंश, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो यह है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा। हूणों का पहला आक्रमण भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 555 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता हुस्नेबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत में तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो ये है बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन ए सही होगा। बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, तो ये किया था 515 से 520 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन ए सही है। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। ऑप्शन बी सही है। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है राज तरंगिणी। ऑप्शन डी सही होगा। कलहड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। जय सिंह का शासनकाल है 1128 से 1149 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ऑप्शन बी सही है। ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह है नान्यदेव। ऑप्शन ए सही है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, इनका समय है 1097 से 98 ईस्वी के मध्य। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें इनका समय है
1097 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है हरि सिंह। ऑप्शन ए सही है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो ये है धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन डी सही होगा। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर में। ऑप्शन सी सही होगा। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंजलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्तों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर सर्वकामिनी थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है महाकश्यप। ऑप्शन बी सही होगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये हुई थी राजगृह में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। ऑप्शन बी सही है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में दिया गया है। इन्हें आपको मिलान करना है इनका। इस तरफ स्तंभ 1 है, इस तरफ स्तंभ 2 है। जन्म का यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। जन्म का होगा लुम्बिनी। और ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये है गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या फिर मृगदांव सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय। ऑप्शन बी सही है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ऑप्शन ए सही है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्र तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। जनव सब सूक्त में केवल 12 राज्यों के नाम ही मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां कुछ नाम भिन्न प्रकार से हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये है गुप्त वंश, ऑप्शन गुप्त वंशों के द्वारा बनवाया गया गुप्त युग है, ऑप्शन सी सही होगा। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी सही है। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। भारतीय मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। यहाँ कारण में आपको यहाँ पे आप क्योंकि लगाइए और पढ़िए कि क्या ये वाक्य सटीक बैठता है। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ये सही इसका कारण नहीं बैठ रहा है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। ये सटीक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों वाक्य सही हैं, कथन और कारण, लेकिन यहाँ पे इसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी सही होगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी सही है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बिंबिसार का समय है 544 से 492 ईसा पूर्व। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे इसके बारे में नीचे डिटेल से देखते हैं, क्योंकि दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों सही है। पाटलिपुत्र और गिरिब्रज दोनों रही हैं अलग अलग समय में। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये है, इसमें सही ऑप्शन होगा ई। मगध की प्रथम राजधानी को आपसे पूछा है, तो ऊपर यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। प्रथम राजधानी यहाँ पे आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। इसमें गिरिब्रज नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश के
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए सही होगा। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाड़क, दससिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प होगा विकल्प ए मौर्य वंश। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ये है विशाख दत्त का है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये है धनानंद। ऑप्शन इसमें भी सही होगा। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी शासकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी सही होगा। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राय एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा शिवाजी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन सी सही होगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर सुशास्क ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को
प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी सही है। सिंघली हंसश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो ये है प्राकृत। ऑप्शन बी सही होगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आरमेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमोइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये है खरोष्ठी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिन्वे बहुज्ञाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा क्योंकि कई सारी चीजें सही हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो यह है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी सही है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी, लाजा, मागधम, संघम, अभिवादे तूनम, आहा, अपाबा, चंता। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन बी सही होगा। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवा नाम पियदसी, देवाओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर बराबर देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था तो ये है जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए सही है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति नीतियां। ऑप्शन बी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में सप्तकालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये है एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ऑप्शन डी सही होगा। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर
हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में किया है, ऑप्शन डी सही होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये हैं दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन डी सही होगा। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग्म में किया गया है? तो यहाँ पे जो सही युग्म है ये है दूसरा, महेंद्र वर्मन का है मत्त विलास प्रहसन। इसके बारे में नीचे देखते हैं। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम की है। अमुक्त मालयन कृष्णदेव राय की है। समरांगण सूत्रधार राजा भोज परमार वंश की है। मानसोल्लास यह सोमेश्वर तृतीय की है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयस सी किसने लिखी? तो ये लिखा है, ऑप्शन यहाँ पे ई सही होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो ये है इंडिका, ऑप्शन सी सही है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही है। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये है विमकड़फिसेस, ऑप्शन सी सही होगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमकड़फिसेस के स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये फली फूली कुषाणों के समय में, ऑप्शन ए सही है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मधुसा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? तो ये है कनिष्क, ऑप्शन सी सही होगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये थे अवंती के, ऑप्शन डी सही होगा। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारन वक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। हूण राजा तोरमाड़ किस
औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये है प्रकाश वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हूण राजा तोरमाड़ औलिकर राजा प्रकाश वर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे आक्रमण का नेता तोरमाड़ था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो ये है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन सी सही है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा के किनारे स्थित है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये है कण्व वंश। ऑप्शन सी सही होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या फिर कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इनका नाम जुड़ा है हाथी गुम्बा लेक के साथ में। ऑप्शन सी सही है। कलिंग का चेद शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी सही है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये है गुप्त काल की। ऑप्शन ए सही है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुंभहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई होगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृंग कच्छ भड़ौस था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यहाँ पर इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ई, क्योंकि एक से अधिक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये है गुप्त वंश। ऑप्शन ए सही होगा। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय की भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यह है उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था जो खष्टांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उटक कहा जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह है गुप्त की। ऑप्शन डी सही है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक
परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विश्व का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही होगा। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई होगा। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। सैमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना, किंतु चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था पुष्पभूति ने। ऑप्शन ए सही होगा। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति नामक व्यक्ति ने स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। ऑप्शन डी सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये था मथुरा। ऑप्शन बी सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था। ये थे पाटिलपुत्र के। ऑप्शन ए सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटिलपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। लगभग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। चीनी यात्री सिंह 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही है। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। इनका समय है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो ये है मुसलमान। ऑप्शन ए सही है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इनका संपर्क था
जावा सुमात्रा से, ऑप्शन डी सही है। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो ये है बालपुत्र देव, ऑप्शन सी सही है। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये हैं चंदेल, ऑप्शन ए सही होगा। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन बी सही है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्यक्ष अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये है कदम्ब, ऑप्शन ए सही है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में युरैयुर किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है विशाख दत्त, ऑप्शन बी सही है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीरास ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। पृथ्वीराज रासों के लेखक है, तो ये है चंदबरदाई, ऑप्शन डी सही होगा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। इनके दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं, तो ये है भास, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं, तो ये हैं प्रति, इनके नाम आप स्वयं पढ़ लीजिए, ये आपके लिए है। ये टोटल 13 है, इनके नाम आपको स्वयं से पढ़ना है। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा है कालिदास ने, ऑप्शन डी सही है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा है भारवी ने, ऑप्शन डी सही है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये है मिलिंदपन्हो, ऑप्शन बी सही है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह है विजयालय, ऑप्शन ए सही है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन ए सही है।
चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है चोल। ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं गोपुरम। ऑप्शन बी सही होगा। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए सही है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर आज तक भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में गुप्त बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। अजातशत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था? तो ये है हर्यक वंश। ऑप्शन बी सही होगा। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से ये भिन्न है, इन्होंने कर दिया था। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो ये है आलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन सी सही होगा। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्तियों के लिए विख्यात थे। अतः आलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए सही है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी सही है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इन संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। नेक्स्ट है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसमें मध्यकालीन इतिहास से भी संबंधित प्रश्न है तो वो भी देखते चलते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो ये है शिवाजी के। ऑप्शन डी सही होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, एक बार डिटेल से दिया गया है। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राय एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा ये राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य अथवा मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री
वाकिया, नवीस या मंत्री। तो ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरुनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ। ऑप्शन सी सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये है जंभिक ग्राम। ऑप्शन डी सही होगा। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे केवलिन कहलाए। अंग जनपद की राजधानी थी, तो ये है चंपा। ऑप्शन ए सही है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी सही होगा। कलहड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। जय सिंह का शासनकाल है 1127 से 1159। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में। ऑप्शन ए सही है। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह में आहूत की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगीति सप्तपर्णी गुफा, छत्री गुफा, विप्पल पर्वत या गृधकूट में हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह है कौटिल्य। ऑप्शन बी सही है। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्यकाल में रचित अर्थशास्त्र राजनीति के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मड्डल सिद्धांत है। ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चंद बरदाई के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो ये सातवाहनों के द्वारा की गई। ऑप्शन ए सही होगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों द्वारा जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जाति कहा गया है। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये है रोमिला थापर। ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो यह है हरिसेन। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्रहक, कुमारा, मात्य तथा महादंडनायक आदि। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये है भारत जावा कला का। ऑप्शन डी सही है। बराबुदुर बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए सही है। बिंबिसार का जन्म
558 या फिर 59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये खारवेल के द्वारा की गई। ऑप्शन बी सही होगा। चेद वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख चेद वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।